नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुभाष मिश्रा, एशियन न्यूज का प्रधान संपादक। हमारा एक कार्यक्रम है संतुलन का समीकरण। दरअसल ये संतुलन का समीकरण ये है कि हम किसी एक मुद्दे पर बातचीत करते हैं और हमको लगता है कि उस पर अलग अलग लोगों की अलग अलग राय है और सबको अपनी अपनी राय रखने का अधिकार भी है और लोगों को ये जानना भी पड़ता है कि किस तरह से लोग सोच रहे हैं। तो इस समय हमारे देश में दो तीन तरह की चीज़ें लगातार हुई हैं और उसको लेकर लोगों में चर्चा होती है। एक बात ये हुई है कि हमारे देश के जो पूर्व राष्ट्रपति थे कोविंद जी, उनकी अध्यक्षता में एक कमेटी बनी। उस कमेटी ने एक रिपोर्ट सौंपा कि एक देश और एक चुनाव, वन नेशन वन इलेक्शन के लिए उन्होंने रिपोर्ट सौंपा है। चूँकि अभी 2024 के इलेक्शन हो रहे हैं तो ये हम जानते हैं कि अभी ये संभव नहीं है, पर 2029 में संभवतः ऐसा लगता है कि ये लागू होगा। इसको लेकर बहुत सारे लोगों की अलग अलग राय हो सकती है। तो ये एक देश एक संविधान, एक देश एक चुनाव और बहुत सारी चीज़ों में एकाकार की बातचीत हो रही है। तो हमारे साथ बहुत सारे लोग बैठे हैं, उसमें अलग अलग विचार के भी लोग हो सकते हैं। कुछ लोगों की सहमति रहती है, कुछ लोगों की असहमति रहती है। कुछ लोगों को लगता है कि ये देश विविधताओं से भरा है, इसको एक में करने की क्या ज़रूरत है। तो हमारे देश में बहुत सारे अलग अलग चीज़ें हैं, रीत रिवाज है, पर हमको लगता है कि हमारे देश में यदि एक सा चुनाव हो, जैसे अभी ये चुनाव हो रहा है, तो पूरे देश में 7 चरणों में लोकसभा का चुनाव हो रहा है और ये करीब करीब आप देख रहे हैं कि 2-2.25 महीने, हम 4 जून को जब हमारे यहाँ गणना हो जाएगी तो 5 जून को हमारे यहाँ से आचार संहिता लगेगी और अभी करीब करीब समझ लीजिए 2.5 महीने का ये कार्यकाल हुआ। अब ये पूरे देश में एक लोकसभा चुनाव हो रहा है, इसमें कुछ राज्यों में भी विधानसभा चुनाव हो रहे हैं। अब भविष्य में यदि एक देश एक चुनाव होता है तो इसका क्या असर होगा और इसको आप किस तरह से देखते हैं, किस तरह से मैनेज होगा। अगर एक जैसा कानून बन रहा है, समान नागरिक संहिता लागू हुई है, तो उसको लेकर लोग क्या सोचते हैं। एक टैक्स को लेकर लोगों के मन में बात है और ऐसी बहुत सारी चीज़ें अगर हम भविष्य में सोचते हैं तो सबसे पहले हमारे साथ भाजपा के जो प्रवक्ता हैं वासु शर्मा जी, वो बैठे हैं, उनको किसी अन्य जगह भी उनकी व्यवस्था है, तो मैं वासु जी से चाहूँगा कि वासु जी आप अपनी बात रखें। आप सभी को मेरा नमस्कार। सुभाष जी को सबसे पहले मैं साधुवाद देना चाहता हूं कि वो एक संतुलन के समीकरण के माध्यम से जो अभी मुद्दे चलते हैं, तो त्वरित मुद्दे आते हैं देश में, उसको अच्छे तरीके से सभी के बीच में विचार विमर्श करके जनता के सामने लाने का काम करते हैं। इसलिए मैं सुभाष जी को साधुवाद देना चाहता हूं। लेकिन अभी जो करंट मुद्दा है एक देश एक चुनाव का, मुझे लगता है और हमारी पार्टी भी ये सोचती है कि निश्चित रूप में ये कराने से हमारे देश में अब बहुत ही अच्छा होगा। और इससे पहले भी सुभाष जी ये हो चुका है। अगर हम देखें कोई नई बात नहीं है, 1952 में, 1957, 1962, 1967 में ऐसे एक देश एक चुनाव हो चुके हैं। लेकिन ये क्रम 1968 कुछ में कुछ राज्यों के विधानसभा में जब गिरने लग गए तो ये क्रम टूटता चला गया और आज हम अलग अलग चुनाव के मुहाने पे खड़े हैं। निश्चित तौर पे एक चुनाव जब होता है तो मैं एक आर्टिकल पढ़ रहा कि 10 मिलियंस यानी अधिकारी, कर्मचारी, पुलिस फोर्स की बात करें तो 10 मिलियंस लोग इस चुनाव में लगते हैं। और मुझे लगता है कि उस समय के संसाधन और अभी के संसाधनों में काफ़ी वृद्धि हुई है। और अगर एक रिपोर्ट पेश हुई है पूर्व राष्ट्रपति के नेतृत्व में, उन्हें सारे विषयों में चर्चा की है, सभी विषयों को देखा है और लगातार, अगर मुझे लगता है कि लगातार अगर हर स्टेट में चुनाव होते हैं, औसतन एक जगह एक साल में 5 से 7 विधानसभा चुनाव होते हैं, तो हर समय ये चुनाव मुहाने में खड़ा रहता है राज्य। और जो पॉलिसी मेकिंग चीज़ें होती हैं, जो लागू जिस स्टेट में चुनाव होता है वहाँ आचार संहिता लगी होती है, तो 2-3 महीने पूरे काम ठप पड़ जाते हैं। जैसे अब हम देखें, आज से लेके अभी जून तक काम लगभग सरकारी काम ठप पड़ रहेंगे। तो मुझे लगता है कि ऐसे ना हो और लगातार देश का विकास हो। और मैं एक बात और बताऊं, जस्टिस रेड्डी की अध्यक्षता में वाले 1999 के विधि आयोग ने भी एक चुनाव की सिफारिश की थी, एक देश एक चुनाव की। तो मुझे लगता है कि इसी का क्रम में प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा है कि 2016 में उन्होंने कहा था कि एक देश एक चुनाव होना चाहिए। और मुझे नहीं लगता है किसी पार्टी को ये आपत्ति होगा, क्योंकि अगर एक देश एक चुनाव होगा तो देश के लिए अच्छा है, प्रदेश के लिए अच्छा है और राज्यों के लिए अच्छा है। जी, तो जैसा कि वासु शर्मा जी ने एक देश एक चुनाव के पक्ष में अपनी बात कही और बहुत सारे तर्क दिए, इसके विरुद्ध भी बहुत सारे लोग होंगे कि इसमें भी कुछ लोगों को इस पे आपत्ति है
कि इसमें लोगों को लगता है कि इसमें एक बड़ा अमला लगेगा जैसे, और वो अमला कहाँ से आएगा, किस तरह से ये मैनेज होगा। ये कह रहे हैं कि देश का जो संघीय ढांचा है उसके विपरीत होगा और संसदीय लोकतंत्र के लिए ये घातक होगा। ये भी कुछ लोग इस तरह की बातचीत करते हैं। बहरहाल ये बातचीत अपनी जगह है। हम बात कर रहे हैं एक देश एक चुनाव, हम बात कर रहे हैं जो समान नागरिक संहिता है और इसी तरह की समानता की बात कर रहे हैं। तो मैं चाहूँगा कि इसमें जो अशोक चंद्रवंशी जी हैं, मैं उनसे आग्रह करूँगा कि वे अपनी बात रखें। जी अशोक जी। वास्तव में आपका जो संतुलन का समीकरण जो कार्यक्रम है ये ज्वलंत मुद्दों के लिए ही है और बहुत प्रासंगिक कार्यक्रम ही है। आपने जो कहा कि एक तो दो विषय थे आपके, एक देश और एक कानून और एक देश एक चुनाव। सुभाष जी, मैं इसके पृष्ठभूमि के तरफ थोड़ा सा अगर जाते समय बात करूं कि 1947 में देश आज़ाद हुआ और 1947 के बाद 1950 26 जनवरी को हमारा संविधान लागू हुआ। ठीक उसके तुरंत बाद ही जो ड्राफ्टिंग बनाई जा रही थी, उस ड्राफ्टिंग को फिर 1952 में एक नाम दे दिया गया, हिंदू कोड बिल। फिर बाद में ये कहा गया कि अभी तो सिर्फ हिंदू समाज के लिए है, बाकी समाजों के लिए हम बाद में और लाते जाएंगे। उसमें बेसिकली जो विषय था वो बहुविवाह प्रथा को तोड़ना था। तो हिंदू समाज के लिए तो बहुविवाह प्रथा को तो तोड़ी जा रही थी, मगर और इस देश में जितने जो संप्रदाय के लोग रह रहे थे उन लोगों को छूट था। यानी कि मैं अगर कहूँ कि उस समय भी हम एक देश और एक कानून की तरफ आगे बढ़ रहे थे। ठीक उसके बाद जब देश में इमरजेंसी थी 1975 में, तो 42वां संविधान संशोधन हुआ, जिसको हम लोग मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से भी जानते हैं। 1976 में जब 42वां संविधान संशोधन हुआ तो उसमें 3 बातें जोड़ी गई थी, जिसमें बात ये थी कि प्रमुख रूप से जो पंथ निरपेक्षता को जोड़ी गई थी और पंथ निरपेक्षता के साथ साथ जो बात जोड़ी गई थी उसमें वो थी समाजवादी और लोकतंत्रात्मक गणराज्य। ये जो 3 बातें थी, इसमें जो सबसे ज़्यादा जोर दिया गया था वो सेकुलरिज्म यानी कि पंथ निरपेक्षता की बात थी। अगर हम पंथ निरपेक्षता को हम लागू कर रहे थे 1942 में और हम प्रियम्बल में उसको जगह दे रहे थे, इसका मतलब ही था कि हम एक देश और एक कानून की तरफ आगे बढ़ रहे थे। बाद में जब 1976 में ये शामिल किया जा रहा था, उस समय देश का पूरा विपक्ष जेल में बंद था क्योंकि इमरजेंसी थी। बाद में अभी मेरे पूर्व वक्ता ने भी विश्लेषण किया कि एक चुनाव आज से नहीं, ये पहले से भी होते आ रहा है और ये हुआ भी है, क्योंकि उस समय भी देश में एक बड़ी पार्टी थी जिसका एक बड़ा भाग था जिसका कब्जा था। धीरे धीरे इसमें जो विरोध की जो बात आने लगी, वो स्वाभाविक रूप से राजनीतिक संगठनों में एक विरोध का रिवाज है। अगर कोई जो सत्ताधारी दल करता है तो जो सत्ता से बाहर है वो पार्टी विरोध करती है, फिर जो विरोध करने वाली पार्टी जब सत्ता में आती है तो जो सत्ता में है वो पार्टी विरोध करती है। जैसे आपने टैक्सेशन की बात कही, जब एक देश एक कर लागू किया जा रहा था तो उसी जीएसटी का विरोध उन लोगों ने करने लग गए जो जीएसटी को ड्राफ्टिंग में ले आए थे। यानी कि उस समय तत्कालीन जो हमारे वित्त मंत्री थे डॉक्टर प्रणब मुखर्जी जी, उन्होंने भी एक देश एक टैक्स की बात कही थी। लेकिन जब पुनः वही लोग विरोध में आए या विपक्ष में आए तो फिर विरोध करने लगे। क्या है कि देश की एक परंपरा ही रही है कि जो सत्ताधारी दल होता है उसमें विरोध, जो विपक्षी पार्टियां में विरोध करना। अदरवाइज हम सभी लोग उसी दिशा में आगे बढ़ रहे हैं कि देश में कानून एक जैसा हो, देश में चुनाव एक साथ इसलिए हो क्योंकि अभी आपने भी वर्ण इसका जिक्र किया कि हम तब 2.5 महीने लगभग हम फिर शून्य हो जाएंगे और देश में इतना बड़ा देश है, हमारे लगभग 30 से राज्य हैं, कभी न कभी चुनाव होते रहता है। इसलिए वास्तव में एक देश और एक चुनाव तो होना ही चाहिए। देश के बहुत बड़े बड़े इंटेलेक्चुअल लोगों ने इसमें भाग लिया है। अमित शाह जी थे, गुलाम नबी आज़ाद जी थे और हमारे पूर्व राष्ट्रपति जी जो ऑलरेडी कानून के इतने अच्छे जानकार हैं, उन लोगों ने जब इतना अच्छा ड्राफ्टिंग तैयार किया है और 1800 पेज का रिपोर्ट अगर उन्होंने दिया है, 191 दिन मेहनत किए हैं और हजारों बैठकें उन लोगों ने की है, तब तो स्वाभाविक है कि इसमें किसी को विरोध होना नहीं चाहिए। जी ठीक है, आप जो बात कह रहे हैं, पर जैसा मैंने कहा कि आप खुद ही कह रहे हैं कि जो विपक्ष में होते हैं वो कई बार विरोध के लिए विरोध करते हैं, पर यहाँ हम पक्ष विपक्ष से आगे जाकर उन लोगों से बात करें कि जो पक्ष विपक्ष में नहीं है, जो किसी राजनीतिक दल से संबद्ध नहीं है, पर उनकी अपनी एक राय है। तो हमारे साथ श्री श्रीवास्तव जी हैं, एडवोकेट। मैं चाहूँगा कि वो अपनी बात रखें।
धन्यवाद सर। जैसा कि मेरे पूर्व वक्ताओं ने कहा था, मैं अभी थोड़ी देर पहले ही क्या कहते हैं वो रिपोर्ट पढ़ रहा था जो 2 दिन पहले हमारे पूर्व राष्ट्रपति जी ने सबमिट करी है। उस पे उन्होंने एक जो सलाह दी है, वो सलाह ये थी कि अगर मान लीजिए 5 साल का इलेक्शन है और अगर बीच में अगर किसी राज्य में या केंद्र में अगर असेंबली डिसॉल्व हो जाती है तो वापस से पुनः इलेक्शन किया जाएगा, लेकिन जो सरकार तय होके आएगी वो सिर्फ रिमेनिंग टर्म के लिए रहेगी। अब हम एक एग्जाम्पल देख लेते हैं कि अगर मान लीजिए चौथे साल में किसी राज्य में किसी असेंबली को डिसॉल्व करना पड़े, चौथे साल में अगर इलेक्शन होता है तो वो इलेक्शन तो हो रहा है, ये रिपोर्ट का ही रिकमेंडेशन है। वो इलेक्शन होने में जो खर्चा होगा वो तो अलग, पर जो सरकार चुन के आएगी उसके पास अपना पूरा कार्यकाल ना होने के कारण वो क्या करने वाली है, एक या 1.5 साल जो उसके पास बचेगा वो पर्याप्त तो रहेगा नहीं उसको अपना पूरा काम करने के लिए। तो फिर वो उस पर अगले टर्म में आने के लिए या दूसरे इलेक्शन में वापस से पुनः निर्वाचित होकर आने के लिए वो क्या करेंगे, वो फ्रीबीज जैसे पॉलिसीज़ को निकालेंगे। तो ये दूसरा एक खर्चा राज्य पे पड़ेगा। तो अगर आप ये कह रहे हैं कि 1 नेशन 1 इलेक्शन में हम खर्चा बचा रहे हैं, रिसोर्स एलोकेशन को क्या कहते हैं आप ऑप्टिमली यूटिलाइज करना है, तो अगर आप दोबारा मतलब आप इलेक्शन जो मिड टर्म करवा रहे हैं वो भी एक खर्चा है। उसके ऊपर से सरकार जो चुन के आएगी वो अपना अगले टर्म में आने के लिए जो भी नीतिगत फैसले ले, लेकिन वो एक खर्चा बढ़ना ही है। और इसके साथ एक और जो बहुत गहन मुद्दा है वो ये कि इससे हॉर्स ट्रेडिंग बढ़ेगी, क्योंकि जो भी सरकार रहेगी या जो भी पॉलिटिकल पार्टी उस समय पावर में रहेगी, चाहे वो केंद्र में रहे चाहे वो राज्य में रहे, जो भी वीकर पॉलिटिकल पार्टी रहेगी उसके जो सदस्य रहेंगे वो ये सोचेंगे कि अभी हम उन पार्टीज़ के साथ जुड़ जाते हैं जिनके साथ मिलकर हम सरकार बना सकते हैं। तो इससे हॉर्स ट्रेडिंग को बढ़ावा मिलेगा जो हमारे डेमोक्रेटिक सेटअप के लिए बिल्कुल भी सही नहीं है। जी ठीक है, आप चूंकि एडवोकेट हैं और चीज़ों को एक अलग ढंग से देखते हैं। हमारे साथ में आप पार्टी के सूरज जी हैं, मैं चाहूँगा कि सूरज जी आप अपनी बात रखें। धन्यवाद। जैसा 2-3 लोगों की बात आई कि 1952, 57 और 59 में चुनाव हुआ, जब इस देश में एकमात्र पार्टी हुआ करती थी और वो 8-9 सालों में ही डिसॉल्व होके और नई पार्टियां बननी चालू हुई, तब इस देश में एक चुनाव संभव नहीं था। तो आज तो मतलब 1760 पार्टियां रजिस्टर्ड होती हैं डेली, और कब कौन किसके साथ विलय हो जाएगा, कब कौन सा प्रधानमंत्री किसी को बोलेगा कि नेचुरली करप्ट पार्टी है, कब किसके खिलाफ श्वेत पत्र जारी किया जाएगा, कब किसको भ्रष्टाचारी का महापुरुष बोला जाएगा, लेकिन समय के साथ उसी पार्टी का वो मुख्यमंत्री बन जाता है, समय के साथ उसी पार्टी का उप मुख्यमंत्री बन जाता है, जो स्वयं प्रधानमंत्री बोलते हो कि ये नेचुरली करप्ट पार्टी है। तो जब आज यहाँ पे हजारों पार्टियां हैं तो ये कैसे संभव है? जैसा श्रीवास्तव जी बोल रहे थे, उसको अगर मैं बात को आगे बढ़ाऊं, जो हॉर्स ट्रेडिंग होता है और वो हम आए दिन देख रहे हैं, अगर इस देश में एक चुनाव और एक देश की बात करें, बिल्कुल होना चाहिए, लेकिन उसके पहले बहुत सारे संशोधन की जरूरत है। संशोधन ऐसा होना चाहिए कि अगर कोई व्यक्ति किसी पार्टी से चुन के आता है, वो कोई पार्टी नहीं बदल सकता, क्योंकि लोग पार्टी को वोट करते, व्यक्ति को वोट नहीं करते। आप कांग्रेस से चुन के आए, भाजपा में चले गए, आप जोंगी कांग्रेस से चुन के आए, आप भाजपा में चले गए, आप भाजपा से चुन के आए, कांग्रेस में चले गए, आप बसपा से चुन के आए, किसी और पार्टी में चले गए, आप सपा से चुन के आए, आप राजद में चले गए। आपने जनता के साथ छल किया है, और जो बात आप बोल रहे हैं वो पैसे के दम पे, आईडी, ईडी, सीबीआई के दम पे लोगों को अपनी पार्टी में लाया जाता है। सबसे पहले अगर प्रधानमंत्री जी ईमानदार हैं, भारतीय जनता पार्टी ईमानदार है और महामहिम पूर्व राष्ट्रपति ईमानदार हैं, तो इस चीज का रिकमेंडेशन करें कि इस देश में अगर कोई जनप्रतिनिधि चुन के आता है, वो अपनी पार्टी किसी भी सूरत में नहीं छोड़ सकता। और अगर आपका मन देश सेवा के लिए इतना ज्यादा उद्वेलित है कि मैं भाजपा में रह के ही, मैं सपा, बसपा, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी में जाके ही देश सेवा कर सकता हूं, आप अपनी सदस्यता छोड़िए कि मैं अमुक अमुक व्यक्ति इस पार्टी से इस्तीफा देता हूं, विधायक के पद से इस्तीफा देता हूं, सांसद के पद से इस्तीफा देता हूं, एज अ आम आदमी मैं भाजपा ज्वाइन करता हूं, आप अगले टर्म में चुनाव लड़ लेना। ये जो हो रहा है देश के लिए सबसे खतरनाक है, पैसे और सीबीआई और ईडी के दम पे। कहां गए इनका श्वेत पत्र हेमंत बिस्वा शर्मा के खिलाफ?
कहां गया शुभेंदु अधिकारी? आज टीएमसी का जो लीडर था, कभी वो शारदा स्कैम का आरोपी था, आज इनका नेता प्रतिपक्ष बन के बैठा है भाजपा की तरफ से। ये चीजें बंद होनी चाहिए। इसमें सिर्फ और सिर्फ पैसे की बर्बादी है, लोगों को बेवकूफ बनाया जा रहा है, नए नए सिगुफा लेके आते हैं। इनसे कोई ये ना पूछ ले कि 2 करोड़ नौकरी कहां भाई साहब, 10 साल हो गए, बहुत हुई महंगाई की मार। अब की बार मोदी सरकार, अरे शर्म आनी चाहिए। 55 रुपए का पेट्रोल 100 रुपए में बिक रहा है, 40 रुपए की दाल कहां पहुंच गई, 400 रुपए का सिलेंडर कहां पहुंच गया। इस पे कोई बात ना करे, इसलिए नए नए हथकंडे अपनाने का काम नरेंद्र मोदी और उनकी पार्टी करती रहती है। इस पे कोई सवाल ना कर सके। सर अगर बाद में मौका देंगे तो मैं बाद में बोल लूंगा। आप जो बात कह रहे हैं, एक बात मेरे दिमाग में है कि ये बात भी आई है कहीं विरोध में कि जब एक साथ चुनाव होंगे तो जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं, जो वहाँ का जो क्षेत्रीय मुद्दा होते हैं, जब राष्ट्रीय मुद्दे हावी रहेंगे, एक साथ चुनाव होगा तो क्षेत्रीय मुद्दे जिस पर कि बहुत बार क्षेत्रीय अस्मिता, और हमने देखा कि देश के बनने के साथ ही जो क्षेत्रीय पार्टियां धीरे धीरे राष्ट्रीय पार्टियों के साथ क्षेत्रीय पार्टियों का उदय हुआ। जिस उत्तर प्रदेश में कांग्रेस का कभी मतलब कहना चाहिए कि बोलबाला था, अभी कांग्रेस को वहाँ पर लड़ने के लाले पड़ रहे हैं। बिहार में कांग्रेस की पीछे चली गई, हिंदी पट्टी में बहुत जगह कांग्रेस पीछे गई, और अगर हम साउथ के प्रदेशों की बात करें तो वहाँ पर क्षेत्रीय पार्टियाँ बहुत तेज़ी से उभरी। तो ये होता है कि क्षेत्रीय पार्टियाँ क्षेत्रीय मुद्दे उठाती हैं, अपने यहाँ की बात करती हैं, और अगर जब एक साथ चुनाव होगा तो लोगों को लगता है कि जो क्षेत्रीय मुद्दे हैं वो गौण हो जाएंगे और राष्ट्रीय मुद्दे हावी रहेंगे। जैसे इस चुनाव में, अभी इस चुनाव में यदि हम देखें कैसे परसेप्शन बदलता है, इस चुनाव में ये परसेप्शन बदला है कि पूरे देश में इस समय भाजपा मोदी जी की गारंटी पे चुनाव लड़ रही है। सब जगह ये कहा जा रहा है कि मोदी की गारंटी है। मोदी जी ने खुद कहा है कि इस बार का जो चुनाव है वो कमल निशान पे लड़ेंगे, कोई भी कैंडिडेट खड़ा हो सकता है पर हम कमल निशान पे चुनाव लड़ रहे हैं और मोदी की गारंटी पे लड़ रहे हैं। तो पूरे देश में इस समय मोदी जी की गारंटी पर भाजपा चुनाव लड़ रही है। उसमें यदि आप बाकी मुद्दे कहेंगे कि अगर मैं कहूँ कि साहब मेरा रायपुर का सांसद चुनना है, मेरे रायपुर के कौन से मुद्दे हैं, तो अभी मैं आपसे पूछूंगा कि ये जो 11 लोकसभा सीटें हैं इसमें स्थानीय मुद्दे कहाँ हैं? तो आप अभी ढूंढेंगे कि यार स्थानीय मुद्दे तो इसमें नहीं है, इसमें तो सब राष्ट्रीय मुद्दे हैं। अगर सारे राष्ट्रीय मुद्दों पे एक साथ चुनाव होगा तो ये एक आशंका है कि क्या जो क्षेत्रीय असंतुलन है, अगर हम पीछे चलते हैं, हम छत्तीसगढ़ की बात करते हैं, हम क्यों बने, छत्तीसगढ़ राज्य क्यों बना? हमने तो उस तरह से उत्तराखंड की तरह, हमने तेलंगाना की तरह ना तो बहुत आंदोलन किया, ना खून बहाया, ना कुछ गदर मची, पर हम बने क्यों? एक तो पहले जो भाजपा थी और उसमें अटल बिहारी वाजपेयी जी थे, उनकी सोच थी कि छोटे राज्यों में विकास होता है, एक। दूसरा, हम लोगों के यहाँ एक मांग थी कि सारे रिसोर्सेस हमारे हैं पर बिजली हमारे यहाँ ज़्यादा गोल होती है, जंगल हमारे यहाँ का कटता है, इंदौर भोपाल और बाकी जगह जगरमगर होता है। तो हम लोगों को लगता था कि जो हमारे यहाँ के रिसोर्सेस हैं उसका हमको जिस तरह से लाभ मिलना चाहिए वो नहीं मिला, और कहीं ना कहीं एक पिछड़ापन कारण था, और फिर छत्तीसगढ़ बना। और फिर हम देखते हैं कि इस पूरे 24 साल की यात्रा में कि छत्तीसगढ़ में भी डेवलपमेंट हुआ, बहुत सारी चीज़ें हमने देखी कि छत्तीसगढ़ को मिली। इससे कोई डिनाई नहीं कर सकता कि छत्तीसगढ़ में जो इस राज्य में बड़े हुए हैं, जो यहाँ पढ़े लिखे हैं, वो सब जानते हैं कि रायपुर पहले क्या था, बिलासपुर क्या था, या बाकी शहरों की बात करें तो डेवलपमेंट हुआ। तो ये भी एक मुद्दा कहीं ना कहीं दिमाग में है। तो मैं चाहूँगा कि इसको थोड़ा सा हम विषयांतर करके एक नए तरफ चलते हैं। विश्वजीत प्रधान जी जो है भूतपूर्व सैनिक हैं, मैं चाहूँगा कि एक भूतपूर्व सैनिक क्या सोचता है, चलिए हम उनसे बात करते हैं। वंदे मातरम, जय छत्तीसगढ़। मैं सर्वप्रथम आदरणीय सुभाष मिश्रा जी का धन्यवाद करना चाहता हूँ कि ये जो ज्वलंत विषय पर परिचर्चा का आयोजन किया, और एक सैनिक होने के नाते मैं इससे काफ़ी सहमत हूँ कि एक राष्ट्र और एक चुनाव होना चाहिए। इसमें सर्वप्रथम हमारे विद्यार्थियों को बहुत परेशानी होती है। हमारे में बीइंग आर्म फोर्सेस पर्सनल, हमारे जितने भी सुरक्षा कर्मी हैं, इसमें काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है, और इसमें राष्ट्र की संपत्ति का काफ़ी बचाव होगा, काफ़ी समय का बचाव होगा, और
बाकी जैसे हमारे आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता ने कहा, इनसे मैं काफ़ी हद तक सहमत हूँ कि अगर आपको कोई भी पार्टी में रह के सेवा करना मतलब आवश्यक नहीं है। आप उनसे रिजाइन करिए, एक आम आदमी की तरह आप सेवा करिए। जी मैं चाहूँगा कि राजेश पांडे जी। आदरणीय सुभाष मिश्रा जी, आपका धन्यवाद। आपने यहाँ पर बहुत अच्छा एक आयोजन किया है, संतुलन का समीकरण। मैं एक्स सर्विसमैन राजेश पांडे, वर्तमान में मेरा बिजनेस भी है, तो दोनों क्षेत्र मेरे ऐसे हैं कि मैं आम पब्लिक के बीच से जुड़ा हूँ। एक्स सर्विसमैन होने के कारण मेरी पूरे भारत में जितने लोग रहते हैं, मेरे साथी जो रहते हैं, उनके व्यू मेरे पास आते रहते हैं किसी भी मुद्दे पर। और मेरा बिज़नेस ऐसा है कि मैं व्यक्ति के किचन तक पहुँच करके, यानी मेरा काम है कैटरिंग का, तो वहाँ से भी घरों में क्या बातें होती हैं वही मेरे तक आते रहते हैं। आज का जो विषय है, इससे मैं पूरी तरह सहमत हूँ कि एक देश एक चुनाव होना चाहिए। क्यों? क्योंकि जो खर्चाएं जो बढ़ रही है या ज़्यादा खर्च होते हैं, वो पैसे जो बचेंगे, उस पैसे का उपयोग आप देश के विकास, अनुसंधानों या फोर्स को जो आप कहते हैं पेंशन या पेमेंट जो देते हैं, उस पे आप वृद्धि कर सकते हैं। ये मेरा विचार है। दूसरा चीज़, यहाँ पर कुछ एक मुद्दे उठे थे कि महंगाई। भाई महंगाई बढ़ने के साथ साथ आपका इनकम भी तो बढ़ा है, आप उससे भी देखिए। दूसरा चीज़, आप इसको तुलना करना है तो जिस समय जिस चीज़ की रेट थी उस समय सोने का भाव क्या था और आज के सोने का भाव क्या है, उसको भी आप देखिए, उससे तुलना कीजिए। तो अगर उस पर आप जाएंगे तो महंगाई नहीं के बराबर बढ़ी है, मैं समझता हूँ। ये मेरा अपना ओपिनियन है। जी, तो देखिए हमारे साथ अलग अलग फील्ड के लोग हैं, कुछ स्टूडेंट हैं जो NSUI से भी जुड़े हैं। तो मैं शुभम शर्मा जी जो हैं। नमस्कार, मैं शुभम शर्मा NSUI जिला सचिव रायपुर से। मेरा ये मानना है कि एक चुनाव और एक कानून लागू होना चाहिए, क्योंकि एक चुनाव लागू होने से हमारा जो अर्थव्यवस्था है उसमें जितना भी आज हम आम जनता का ही पैसा जो है उसको चुनाव में उपयोग किया जाता है, जहाँ तक मेरा मानना है, और उसी को अलग अलग ढंग से लगाया जाता है। जैसे कि पुलिस बल में जो अधिकारी, प्रशासनिक अधिकारी हैं, जो गवर्नमेंट ऑफिसर्स हैं, जितने गवर्नमेंट अधिकारी हैं, वो सबको उसमें लगाया जाता है चुनाव के समय में। तो वो सबका जो जनता का पैसा है वो कहीं ना कहीं बचेगा, और इससे बहुत सारा अर्थव्यवस्था जो पैसा है उसको और अलग चीज़ों में लगा के उसको अलग तरीके से और आगे बढ़ाने का काम सरकार के द्वारा किया जा सकता है। बढ़िया, आपने पार्टी लाइन से हटकर बात की। आपकी पार्टी तो एक देश एक चुनाव का शायद विरोध कर रही है, ऐसा मुझे लग रहा है, पर अच्छी बात है कि हाँ, नहीं, यही तो बात। देखिए ये जो फोरम है ना, देखिए मैं आपकी तारीफ कर रहा हूँ कि आपके मन में, देखिए आप एक युवक हैं और कोई ज़रूरी नहीं है, हो सकता है कल पार्टी का सोच भी बदले, क्योंकि पहले भी कांग्रेस के समय भी इस देश में एक चुनाव हुए हैं 3 बार। तो ये अच्छी बात है, ये फोरम में आपके अपने विचार हैं और आपने बेबाकी से रखा। हमारा विषय है, चूँकि आप इस देश में अभी जब चुनाव हो रहे हैं तो महिला शक्ति जो है, नारी शक्ति, उसको बहुत पूछा जा रहा है। हम ये जानना चाहते हैं आपसे कि ये जो इस देश में चर्चा चल रही है कि एक संविधान होना चाहिए, एक विधान होना चाहिए, एक से चुनाव होना चाहिए, एक सी कर प्रणाली होनी चाहिए, तो ये जो एक की बात हो रही है उसमें आप, अगर आपने इस पर कुछ सोचा हो कि भाई ये जो हो रहा है, जैसे भी चुनाव होने जा रहा है, अलग अलग राज्यों में चुनाव होते हैं, फिर कहीं सरकार गिर जाती है, कहीं कुछ होता है, फिर चुनाव होता है, तो उस पर खर्चे वर्चे बढ़ते हैं। तो हमारे देश के जो पूर्व राष्ट्रपति हैं, उनकी अध्यक्षता में कमेटी बनी थी, उसने ये सुझाव दिया है कि देश में भविष्य में एक साथ चुनाव होना चाहिए। दूसरा, अभी आपने सुना होगा कि समान नागरिक संहिता ये लागू हुई है, इसके लेकर बात हुई है। अभी एक से टैक्सेशन की बात हो रही है, तो बहुत सारी चीज़ें एक जैसी करने की बात हो रही है। उस पर अगर आप कुछ विचार रखना चाहें, आपकी समस्या अपनी जगह है, पर ये विचार अपनी जगह है। हाँ सर, इसके लिए तो एक तरह से चुनाव होने चाहिए। अपने जो पार्टी विशेष अभी हो रहा है उसमें
इसमें पार्टी विशेष में मैं ज़्यादा बात नहीं करना चाहती सर। ये भी बात कर सकते हैं आप, जैसे अमेरिका में भी चुनाव होना है तो वहाँ 2 ही पार्टी रहती है, बहुत सारे देशों में सिर्फ 2 ही पार्टी होती है, ज़्यादा पार्टियाँ नहीं होती। अपने यहाँ तो कितनी पार्टी अभी अभी चुनाव आयोग ने बहुत सारी पार्टियों की मान्यता इसलिए रद्द की है कि वो दूसरों के नाम पे साधन सुविधाएं लेकर काम करते थे, तो उनकी मान्यता भी रद्द हुई है या उनको इससे अलग रखा है। जी, मेरा नाम अंकित बंजारे है। मैं NSY रायपुर ग्रामीण का उपाध्यक्ष हूँ। पहले तो मैं एशियन न्यूज़ को धन्यवाद देना चाहूँगा कि इतने देश के महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने के लिए युवाओं को अवसर दिया गया है। जैसा कि ये मुद्दा है कि 1 नेशन 1 इलेक्शन, तो ये प्रैक्टिकली देखा जाए तो ये संभव नहीं है, क्योंकि फंड बचाना ये तो हर पार्टी चाहेगा कि हम इलेक्शन जीत के आए एक साथ, या ऐसा नहीं। मुद्दों को भटकाना है ये केंद्र शासन के द्वारा। ये मुद्दों को भटकाने के लिए मूलभूत जो मुद्दा है, अगर मैं विधानसभा चुनाव लड़ रहा हूँ तो मैं विधानसभा चुनाव में जो मुद्दा रहेगा उस चीज़ को देख के ही मैं वोट करूँगा। लोकसभा चुनाव के हिसाब से ही वोट करूँगा कि मेरे कौन सा सरकार क्या सेवा दे सकता है मेरे को, इन सब चीज़ों को लेके ही मैं वोटिंग करूँगा। अगर एक साथ चुनाव हुआ जा रहा है वो मिक्स हो जाएगा सब चीज़। इंसान क्या सोच के उनको वोट करेगा, किसी भी पार्टी को कैसे सरकार बन पाएगा। जी, तो ये भी एक पक्ष है दोस्तों कि भारत की जो चुनावी मशीनरी है, अगर एक साथ चुनाव होते हैं तो ये भी कहा जा रहा है कि उस पर भारी बोझ बढ़ेगा। इसके लिए सुरक्षा व्यवस्था, मतदान केंद्र, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन और जो कर्मचारी हैं इनका बड़े पैमाने पे डिप्लॉयमेंट होगा और इतने लोगों को व्यवस्था करना एक मुश्किल होगा। तो अभी जो 2.5 महीने की अवधि है वो करीब करीब 4 या 5 महीने तक खिंचेगी, क्योंकि इतने सारी जगह लोगों को व्यवस्थित करना पड़ेगा। ये भी एक सोच है। मैंने आपसे कहा था कि आप 1 नेशन जो है और उसमें 1 टैक्स की भी बात हम कर सकते थे। हम जो समान नागरिक संहिता है जिसको लेकर की बहुत सारी बातचीत हो रही है, हम उस पर भी बातचीत कर सकते हैं। तो हम केवल चुनाव तक अपनी बातचीत सीमित ना रखें। जो विविधता भरे देश में एक जैसी चीज़ें सोची जा रही है उसको लेकर भी हम बातचीत कर सकते हैं, तो हमारा विषय जो है थोड़ा व्यापक होगा। जी सुभाष जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपके इस कार्यक्रम से विपक्षी मानसिकता जो है वो जानने को मिलती है, और इसी कार्यक्रम के थ्रू हम वो विपक्षी जो मानसिकता होती है ना उसको हम खंडन भी करते हैं। मेरा नाम जय यश कुकरेजा, मैं भारतीय जनता पार्टी के कर्मठ कार्यकर्ता हूँ। और सबसे पहले सर्वप्रथम जय माँ भारती, जय भाजपा, तय भाजपा, अब की बार 400 पार। अभी मेरे को विपक्ष की एक बात सुनने को मिली एक वक्ता द्वारा कि ये बोल रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी या बड़े बड़े नेताओं का काम ही जैसे ये हो गया है कि वो बाकी दल के बाकी नेताओं को अपनी पार्टी पे खींच के लेके आते हैं। तो ऐसा नहीं है। अभी यहाँ पे NSY के एक सदस्य बैठे हुए थे, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में बात की। तो ये जनता में और दूसरी पार्टियों में भी ये मानसिकता बनती है कि उनकी सोच विचार हमसे मेल खाती है, तभी ये लोग हमारे पास आते हैं। आज इनकी बात देखिए, ये पूछ दे रहे हैं कि क्या प्रधानमंत्री ईमानदार है, क्या राष्ट्रपति ईमानदार है। भारत के राष्ट्रपति महामहिम कोई छोटी मोटी चीज़ है कि आप उनके ऊपर सवाल उठा रहे हैं? ये कहाँ का तरीका है। और चलिए ठीक है, मैं सब्जेक्ट में वापस आता हूँ। भारतीय जनता पार्टी की बुलंद नींव श्री श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी ने कश्मीर में कहा था कि 2 प्रधान, 2 विधान और 2 निशान कतई नहीं होगा, जिसके लिए भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता भारत की प्रभुता, अखंडता और विश्वास के लिए अपनी जान तक कुर्बान कर सकता है। तो ऐसी विचारधारा को ही हमको आगे बढ़ानी है और भारतीय जनता पार्टी ऐसी विचारधारा को आगे बढ़ाती है और इसी संतुलन के साथ चलती है। तो आपको बता दूं कि राष्ट्रपति जी ने, पूर्व राष्ट्रपति जी ने एक कमेटी बैठाई 23 सितंबर 2023 को। इस कमेटी में ऐसा था कि उन्होंने जनता, अफसर और तमाम जो भी भारत के उच्च नागरिक हो या जैसे भी नागरिक हो, सबसे पूछा, सबका उसमें ध्यान रखा और ध्यान रख के इस रिपोर्ट को बनाई। इस रिपोर्ट को तैयार होने में सिर्फ 191 दिन लगी है। यह रिपोर्ट 18,626 पन्नों की यह रिपोर्ट है। यह रिपोर्ट में तमाम तरीकों से लिखा हुआ है और इसमें क्लियर पता चल रहा है कि कैसे चुनाव होगा, क्या नहीं होगा। 57 साल पहले तक भारत में एक ही चुनाव होता था। 1 नेशन 1 इलेक्शन का हम सपोर्ट करते हैं और सब सपोर्ट करेंगे इसमें, क्योंकि कांग्रेस के टाइम पे भी हुआ है और होते आया है। एक देश एक चुनाव का मतलब है लोकसभा और विधानसभा चुनाव
एक साथ हो। अब आप सोच रहे होंगे कि यह पहले क्यों नहीं लागू हुआ, तो पहले लागू हुआ था, मैंने इस चीज को भी बता दिया आपके सामने पे। 1967 तक भारत में एक साथ लोकसभा और विधानसभा के चुनाव हुए हैं। और अब बात अगर एक कानून की भी है, तो एक कानून भी होना चाहिए। क्यों भारत में अलग अलग कानून हो रहे हैं? क्यों किसी राज्य में भाजपा की सरकार है तो वहां पे अलग कानून, किसी राज्य में कांग्रेस की सरकार है तो वहां पे अलग कानून, किसी राज्य में आम आदमी पार्टी की कानून है तो अलग कानून वहां पे चल रहा है? ऐसा सिस्टम नहीं होना चाहिए। आज आप देखो, जिस राज्य में कांग्रेस है वहां पे कानूनों का पालन नहीं हो रहा है, तो वहां पे कुशासन का स्तर आप देखिए कि एक व्यक्ति अपने दुकान में हनुमान चालीसा चला रहा है और उसको विधर्मी जाके मार रहे हैं। ये कहां का कानून है? तो अगर एक देश, एक चुनाव, एक कानून आता है तो उन सब चीजों से प्रभाव पड़ेगा। और अगर चुनाव एक बार होगा तो उससे विकास की भी गति बढ़ेगी। जी धन्यवाद। जी, एक शब्द आपने बोला विधर्मी। मुझे लगता है कि कोई विधर्मी नहीं है, सब अपने अपने धर्म को, हमारा संविधान सबको अपने अपने धर्म को मानने का अधिकार देता है। निदा फाजली साहब का एक शेर है कि सबकी पूजा अलग अलग है रीत, सबकी पूजा अलग अलग है रीत, मस्जिद जाए मौलवी कोयल गाए गीत। तो हमारा जो संविधान है वो सबको अपनी अपनी धार्मिक आस्था प्रकट करने का अवसर देता है। ये अलग बात है कि धार्मिक आस्था या हमारा जो धर्म है वो इस तरह नहीं होना चाहिए कि उससे दूसरों को तकलीफ हो। यदि किसी को तकलीफ होती है, अगर हम बहुत जम के लाउड स्पीकर बजाते हैं और कोई पढ़ाई वाले बच्चे मार्च में और उनको डिस्टर्ब होता है, तो ये इसका मतलब है कि हम ये नहीं समझ रहे हैं कि हम ये क्या कर रहे हैं। तो इसको लेकर भी एक अलग तरह की बातचीत हो सकती है। मुझे लगता है कि जब हम ये बात कर रहे हैं कि एक सा कानून होना चाहिए, एक से नियम प्रक्रिया होना चाहिए, अभी हमारे साथी ने बहुत अच्छी बात कही कि जहाँ अलग अलग राज्य हैं वहाँ अलग अलग तरह से नियम प्रक्रिया है। जैसे मैं एक बात करूँ, छत्तीसगढ़ की बात करते हैं। छत्तीसगढ़ में पिछले समय कांग्रेस पार्टी ने लोगों से कहा कि वो शराबबंदी करेगी, उसके लिए कमेटी बनाई। उसके पहले भाजपा ने भी ये किया था, रमन सिंह की सरकार ने भी अध्ययन किया था और उन्होंने जो कोचिए लोग बेच रहे थे, जो निजी लोग बेच रहे थे, उसको बंद करा के उसका सरकारीकरण किया। उसके बाद वो सरकारीकरण को कांग्रेस ने जारी रखा, उसमें उसको लेके बहुत विवाद भी हुए। उसके बाद अभी भाजपा आई, भाजपा ने भी कहा कि हम दुकान नहीं बढ़ाएंगे, पर शराब की खपत बढ़ नहीं रही है। अब भाजपा शासित राज्य गुजरात भी है, वहाँ शराबबंदी है, बिहार है, वहाँ शराबबंदी है। पर एक जैसा हर जगह नहीं हो सकता, क्योंकि हर राज्य की स्थितियाँ अलग अलग होती हैं, वहाँ के वित्तीय संसाधन अलग होते हैं, वहाँ के लोगों का रीति रिवाज कल्चर अलग होता है। अगर मैं कहूँ कि आदिवासी हैं, समान नागरिक संहिता में भी आदिवासियों को बहुत सारी चीज़ों से अलग रखा गया है, क्योंकि उनको वो एक प्रिविलेज है कि उनकी एक जीवन शैली है। तो हम कई बार जिनकी जीवन शैली होती है उसमें हम डिस्टर्ब नहीं करते। अभी हम बस्तर में अपने क्षेत्र में, आप लोग पता नहीं कोई लोग गए हैं, अगर आप अबूझमाड़ जाएंगे तो आपको अनुमति लेना पड़ेगा, क्योंकि आप ऐसे नहीं जाके उनको डिस्टर्ब कर सकते, क्योंकि उनका अपना एक जीवन है। तो कई जगह जो हमारी संस्कृति है, हमारा जीवन है, हमारा खान पान है, अब आप कल को कहें कि देश में एक जैसा खाना खाना चाहिए, तो ये संभव इसलिए नहीं है कि जो समुद्र के किनारे रहते हैं तो उनकी मजबूरी है कि वो अगर समुद्र के किनारे हैं तो वो मछली खाना उनकी मजबूरी है, या समुद्र पे आधारित उनका जीवन है। अगर आप में से कोई मुस्लिम होंगे तो मैं आपसे एक बात पूछता हूँ कि जब हम रोज़ा रखते हैं तो हम खजूर खा के, लोग जो है खजूर से रोज़ा तोड़ते हैं, रोज़े में खजूर का रोल होता है। अभी सवाल यह है कि जो इमाम साहब थे वो कहाँ थे? वहाँ पे खजूर था, बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी परिस्थिति होती है, पर चूंकि एक बड़ा आदमी उस तरह से कर रहे थे, वो धर्म में हो जाता, तो हम यहाँ पर भी कई बार वो स्थितियाँ नहीं होती तो हम ऐसा करते हैं। अभी हम छत्तीसगढ़ में एक चीज़ देखते हैं, हमारे छत्तीसगढ़ में तालाबों की संस्कृति थी, अभी धीरे धीरे तालाब नष्ट हो रहे हैं। पर हम कहीं पर भी, जहाँ जैसे मैं कचना में रहता हूँ, तो कचना एक अर्ध शहरी जगह है जहाँ पे बहुत एलिट क्लास भी रहता है बड़ी कैंपस कॉलोनी में, और ग्रामीण जन लगते हैं। आए दिन हम देखते हैं कि स्त्रियाँ एक लाइन बनाकर नहाने के लिए, जब कुछ होता है तो नहान में जाती रोड के किनारे। वो गांव में परंपरा थी क्योंकि वहाँ पर खेत होते थे और हम मेड़ पे चलते थे, पर हम बहुत सारी चीज़ों को अपनी संस्कृति में शामिल करते हैं, ये हमारी संस्कृति का हिस्सा हो जाता है और उसको हम उसमें तर्क भी नहीं करते। तो ऐसा भी होता है। तो जब हम एक देश एक कानून की बात करते हैं तो हमारे साथ ये भी सोचना पड़ेगा कि कल को क्या हम ये कहें कि नहीं, अब आप ये मत खाइए, आप ये मत पहनिए। ये भी होने लगा हमारे देश में कि बहुत सारे लोग स्त्रियों के बहुत सारे पहनावे पे सवाल उठाते हैं, बहुत सारे लोग कपड़ों पे सवाल उठाते हैं।
तो ये सवाल बहुत सारे हैं। तो ये सवाल देखिए, मैं यहाँ जितने यंग लोग, ज़्यादा यंग लोग बैठे हैं, आप पढ़िए और पढ़ के चीज़ों को समझिए। बहुत तार्किक तरीके से हम इस पर अपनी बात कर सकते हैं और लोगों को कन्विंस कर सकते हैं कि हम ये जो बात कर रहे हैं, तो ये आप ही से लोग बात सुनेंगे तो लोगों को लगेगा कि हाँ भाई, ये नौजवान जो बोल रहा है ये बात सही बोल रहा है, ऐसा होना चाहिए। पर उसके लिए मुझे लगता है कि हमको चीज़ों को बहुत बारीकी से पढ़ना होगा। अगर हम पढ़ेंगे और चीज़ों के साथ अगर हम विचार विमर्श करेंगे, हमारे यहाँ जो ये हम आपस में जो बहस करते हैं उसकी एक लंबी परंपरा है। हमारे यहाँ लोगों को हमने बहुत अवसर देते हैं कि आप अपनी बात करो, हम अपनी बात करेंगे और स्वस्थ ढंग से बातचीत करेंगे। तो मुझे लगता है कि ये जो बातचीत है, ये बातचीत पार्टी लाइन से हटकर है। ये एक हम लोग एक विषय पे बातचीत कर रहे हैं। ठीक है, पार्टी का अपना स्टैंड है, पार्टियां अपना अपना स्टैंड लेती हैं और बदलती भी हैं। मतलब पार्टियां कई बार उनको समझ में आता है कि नहीं ये मामले में, तो कई बार आप देखते हो लोकसभा में कि दोनों लोग एक साथ खड़े होते हैं। अभी हमने महिला विधेयक में देखा कि सब पार्टियों ने एक साथ मिलकर वोट किया और सबने कहा कि हाँ ये होना चाहिए। तो कई बार ऐसा भी होता है कि राष्ट्रीय मुद्दों पर सब पार्टियां एक भी होती हैं। ये एक मैं सरकार में रहा हूँ, इसलिए मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि चुनाव में सबको नहीं लगाया जाता। मतलब ये एक पता नहीं एक परसेप्शन ऐसा क्यों बना है कि चुनाव में पूरे के पूरे ऑफिस को लगा दिया जाता है। ऐसा नहीं होता है। चुनाव में उसके लिए भी स्क्रूटनी होती है और उसमें जिस तरह के लोगों को लगाना है, ट्रेनिंग का दौर चलता है। जिन सरकारी लोगों को काम नहीं करना है या बहाने करना है, वो आचार संहिता का बहाना करते हैं, चुनाव ड्यूटी का बहाना करते हैं और गायब रहते हैं। और आम जनता भी हमारे यहाँ इतनी सीधी और सरल है कि दुष्यंत कुमार का एक शेर याद आता है कि ना हो कमीज तो पाँवों से पैर ढक लेंगे, ना हो कमीज तो पाँवों से पैर ढक लेंगे, ये लोग कितने मुनासिब हैं इस सफ़र के लिए। तो लोग बेचारे इतने सीधे हैं कि ऑफिस में जाते हैं और उनको बोलते हैं भाई चुनाव अभी आचार संहिता है जी, जाओ अभी साहब चुनाव में गए। कोई पूछता नहीं कि कहाँ ड्यूटी चल रही भैया, कौन सा प्रशिक्षण चालू है दादा, कहाँ गए हो तुम। तो जो सरकारी संस्थान में भी लोग हैं ये ऐसे बहानेबाजी बहुत करते हैं, हम ये देखते हैं। और सबके सब पूरा स्टाफ नहीं लगाया जाता। बहरहाल वासु शर्मा जी अपनी बात कहना चाहते हैं जी। देखिए सुभाष जी, हम आज वन नेशन वन इलेक्शन और अनेक मुद्दे में यूसीसी और वन टैक्स में बैठ के बात कर रहे हैं, लेकिन मैं ये देख रहा हूँ कि आम आदमी पार्टी के नेता यहाँ पर उसका राजनीतिक उपयोग कर रहे हैं। और मैं इससे सीधे यहाँ पर मुझे लगता है कि हम लोग राजनीति करने नहीं बैठे हैं। अगर राजनीति बात करनी होती तो सबसे पहले मैं करता, क्योंकि मैं राजनीति पार्टी का प्रवक्ता हूँ। अपन लोग हल निकालने में जनता तक मैसेज जाए, कोई हो सकता है उसके पक्ष में होगा, कोई विपक्ष में होगा, लेकिन अगर राजनीति करनी है तो राजनीति बात मैं भी कर सकता हूँ। तो मैं उनको थोड़ा सा जवाब देना चाहता हूँ। सुभाष जी, आप मैं ये बोलने, ये अभी बात कर रहे थे नरेंद्र मोदी ये पार्टी वो पार्टी ये पार्टी में मिल गए। अरे आम आदमी पार्टी ने लोकपाल का नारा दे के जन्म लिया और आज तक लोकपाल दिल्ली में लागू नहीं हो पाया है, वो पार्टी बात कर रही है। लोकपाल के नाम से अरविंद केजरीवाल आज सत्ता पे बैठे हैं और जो कांग्रेस को लगातार गाली बकते थे, ये हम कांग्रेस के साथ मिलेंगे नहीं, आज कांग्रेस साथ मिलके चुनाव लड़ रहे हैं। ये भी देश की जनता देख रही है। तो ये सब राजनीतिक मुद्दे हैं, लेकिन थोड़ा सा मेरे को उनको बोलना था तो मैं बोल दिया, बाकी उनके ऊपर है। देखिए, ये कहते हैं कि ईडी सीबीआई काम ना करे। आप मुझे बता दीजिए भैया, आम आदमी पार्टी के सत्येंद्र जैन मनी लॉन्ड्रिंग में फंसे हैं कि नहीं फंसे? अगर वो इतने ही ईमानदार हैं तो 2-2.5 साल से उनको जमानत क्यों नहीं मिल रही, इनसे जवाब लीजिएगा आप। और इनके सब नेता जेल के अंदर हैं। अभी कुछ दिन पूर्व आतिशी जी ने आरोप लगा दिया कि भाजपा वाले ने 2 करोड़ में विधायक खरीदने का आरोप लगाया। सीबीआई पूछने गई उनसे कि बताइए आपने किसका फोन आया था, नंबर दीजिए, तो वो भागे भागे फिर रही हैं। अरे आप बताएंगे तब तो पकड़ेंगे पुलिस सीबीआई वाले, आप बताएंगे नहीं, केवल आरोप लगा देंगे और भाग जाएंगे, ऐसा नहीं चलेगा। ईडी सीबीआई वहीं जाती है जहां पर भ्रष्टाचार होता है। इसका उदाहरण छत्तीसगढ़ में भी देख लीजिए। कोल परिवहन में घोटाला, आज जेल में है, मुख्यमंत्री की सचिव तक जेल में है, कलेक्टर तक जेल में है, यहां तक विधायक पर भी आरोप है जिसके जमानत खारिज हो गए हैं। मैं चुनावी बातें करने नहीं बैठा हूं। वन नेशन वन इलेक्शन केवल देश के लिए अच्छा है। अगर ये देश में लागू होता है तो देश का विकास होगा और प्रदेश का विकास होगा। जी, हमारे नए साथी जुड़े हैं जो बोल नहीं पाए। मैं चाहूँगा हमारे साथी कैमरामैन से कि वो माइक उन तक ले जाएं। नमस्कार, मेरा नाम सुजीत सुमेर है, एनएसयूआई का प्रदेश सचिव हूँ। और अभी जितने असंतुलित विचारों से तो असहमत हूँ, लेकिन संतुलित विचारों से सहमत हूँ। और बात मैं लोकतंत्र के लिए रखूँगा और लोकतंत्र में जो निहित अवधारणा है उन्हीं के तहत ही रखूँगा।
अभी बात चली वन नेशन वन इलेक्शन। जब भी चुनाव आता है तब तब तनाव आता है, तो वन नेशन वन इलेक्शन, तो इसको सीधा सीधा कहा भी जा सकता है वन कलेक्शन की तरफ भी लिया जा सकता है। जितने भिन्न भिन्न मार्गों से कलेक्शन के हो रहे हैं तो इसके एक कलेक्शन दिया जा सकता है, क्योंकि अभी इलेक्टोरल बॉन्ड सबसे बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा भी सुप्रीम कोर्ट ने जाहिर कर दिया है। और लोगों ने बात कही कि इस देश में अलग अलग कानून चलते हैं, अलग अलग कानून नहीं चलते, संविधान का ही विधान चलता है। हर देश के हर जगह में, हर कोने कोने में संविधान का ही विधान चलता है। 191 दिन के जो मेहनत से बोलते हैं कि वन नेशन वन इलेक्शन का कानून निकला है, क्या वो 2 वर्ष 11 माह 18 दिन के भारत के जो संविधान की मूलभूत अवधारणाओं को कमज़ोर नहीं करता है। ये सबसे बड़ा लीगल थ्रेट है, सबसे बड़ा फेडरल थ्रेट है और सबसे ज़्यादा कॉन्स्टिट्यूशनल थ्रेट है, जिसको जब जब लोकतंत्र नेस्तनाबूद होता है, जब तब लोकतंत्र की उत्तरजीविता समाप्त होती है और जब जब नीति को पूंजीवादिता की दृष्टि से देखा जाता है, तब तब तानाशाहों ने ऐसे नियम कानून को देश में प्रतिपादित करने के लिए प्रतिबद्धता जाहिर की है और अपने चुन्न भुन्न जो लोगों को इस व्यक्तिवाद की प्रधानता को ऊपर लाने में, पैतृकता को ऊपर लाने में और लोकतंत्र को कमजोर करने के लिए इस प्रकार की गतिविधियों को आगे बढ़ने में एक वायरल इन्फेक्शन चलाया जाता है, जो हमेशा जो कहा जाता है कि सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट इज द गुड थिंग, बट दिस टाइम द सर्वाइवल ऑफ द रिचेस्ट इज बैड थिंग। तो इस प्रकार से कहा जाए तो लोग अभी भिन्न भिन्न वर्गों की जनता है जो अपनी उत्पीड़न बताना चाहते हैं, बताते कि हम भारतवासी हैं, भाई भाई हैं, चाहे मणिपुर का आदमी हो, चाहे केरल का आदमी हो, चाहे छत्तीसगढ़ का आदमी हो। यदि उसकी क्षेत्रीयता कमजोर होती, वन नेशन वन इलेक्शन, CAA, NRC ऐसे ऐसे मुद्दों से, तो ऐसे मुद्दे देश हित में नहीं होते। और ऐसे मुद्दे यदि देश हित में होते तो उनकी क्षेत्रीयता कमजोर नहीं होनी चाहिए, उनकी विविधता कमजोर नहीं होनी चाहिए, उनकी जो संविधान के विधान में निहित कानून में जो भावनाएं हैं वो भी कमजोर नहीं होनी चाहिए, उनके सामाजिक न्याय कमजोर नहीं होनी चाहिए, उनकी आर्थिक न्याय की दृष्टि में भी उनको कमजोर नहीं होना चाहिए। सबसे पहले मैं तो एशियन न्यूज़ का बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूं, जो युवाओं को और तमाम वर्गों को इस महत्वपूर्ण मुद्दे पे बात करी है। मेरा नाम पुनेश्वर लहरे है, मैं NSY का वाइस चेयरमैन हूं। वैसे तो मैं सबसे पहले और अंत में एक भारतीय हूं और जब जब इस देश के लिए बोलने के अवसर मिलेगा मैं अवश्य बोलूँगा। सर, इस वक्त जो इस महत्वपूर्ण विषय में हम चर्चा कर रहे हैं, एक देश एक चुनाव, वन नेशन वन इलेक्शन, लेकिन इसका तो मैं समर्थन नहीं करूंगा, क्योंकि आप देख सकते हैं इस देश में अलग अलग लोग रहते हैं, अलग अलग वर्ग रहते हैं और साथ साथ अलग अलग राज्य में अलग अलग प्रकार की मूलभूत सुविधाओं को लेकर इलेक्शन किया जाता है। अभी पिछले समय विधानसभा का चुनाव हुआ 5 राज्यों में, जहां अलग अलग मुद्दों को लेकर अलग अलग पार्टी चुनाव लड़ा और यही आधार की वजह से एक नई सरकार बनती है। अगर देश में वन नेशन वन इलेक्शन लागू किया जाता है और एक प्रकार से चुनाव होता जाता है तो जो विभिन्न अलग अलग स्थानीय मुद्दे हैं वो भटक जाएंगे। मैं बात करूंगा वन नेशन वन एजुकेशन की। इस देश की गरीब से गरीब और अमीर से अमीर लोगों को एक समान शिक्षा का अधिकार होना चाहिए। इस देश के गरीब से गरीब लोगों को समान शिक्षा की व्यवस्था करना चाहिए। मैं बात करूंगा वन नेशन वन हेल्थ की। इस देश के गरीब से गरीब और अमीर से अमीर और एक गांव के अंतिम छोर तक और शहर के बड़े से बड़े शहर तक एक समान स्वास्थ्य की इलाज की सुविधा होना चाहिए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी अभी अलग अलग बातों पे कर करके इस सारी चीज़ों को भटका रही है। मैं बात करूंगा किसान की, पहलवान की, नौजवान की, और इस देश में सबसे बड़ा एक विषय है बेरोजगारी की, लेकिन इसको कहीं ना कहीं सरकार भटका के वन नेशन वन इलेक्शन अलग अलग प्रकार की एजेंडा ला के सिर्फ बात करती है। और एक बात सभी ने कहा कि अगर वन नेशन वन इलेक्शन होता है तो खर्च कम होंगे। अगर इलेक्टोरल बॉन्ड की अब हम बात करें तो भारतीय जनता पार्टी को शायद जितना चंदा मिला होगा उससे कहीं कम और कहीं आधा एक चुनाव में लगेगा। लेकिन सरकार का काम है बीजेपी का कि भटकाए मुद्दों को। बस इतना ही बात करूंगा और अपनी वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद। मेरा नाम राजेश कुमार साहू है और मैं अनियमित कर्मचारी ठेका कर्मचारी महासंघ से हूँ। और यहाँ पे यह मुद्दा बहुत इम्पोर्टेंट मुद्दा है, एक देश एक चुनाव, जिसमें हमको इनवाइट किया गया है, जिसमें मैं आया हुआ हूँ और उसका प्रतिनिधित्व कर रहा हूँ। दोस्तों, मैं एक ही चीज़ बोलना चाहूँगा, यह जो मुद्दा है बहुत इम्पोर्टेंट मुद्दा है और ऐसा होना भी चाहिए और मैं इनका सपोर्ट भी करता हूँ। एक देश है तो एक चुनाव भी होना चाहिए और सभी जगह एक साथ चुनाव भी होना चाहिए। सिस्टम जो बनता है सभी के लिए एक जैसा सिस्टम बनना चाहिए, लेकिन ऐसा हो नहीं सकता। जैसे सर ने, हमारे जो कैप्टन सर ने बोला कि जैसे चुनाव का वो हो जाता है, खंडन हो जाता है, तो फिर से वहाँ नए सिरे से चुनाव होता है। लेकिन यहाँ पे हमारे बड़े भैया ने एक बहुत इम्पॉर्टेंट मुद्दा बोला बेरोजगारी की,
और वही समस्या और इसी के कारण मैं यहाँ आया हुआ भी हूँ, क्योंकि मैं एक बताता हूँ, मेरा पर्सनल है, और हम छत्तीसगढ़ के मतलब जो विद्युत विभाग में है, मैं जो कार्य करता हूँ, मैं एक मीटर रीडर हूँ, राजेश कुमार साहू मेरा नाम है, और रायपुर जिले का मैं अध्यक्ष हूँ। तो हमारे ऊपर एक बेरोजगारी की समस्या आने वाली है, स्मार्ट मीटर योजना, जो सेंट्रल गवर्नमेंट की योजना है, जिससे हम मीटर रीडर बहुत प्रताड़ित हैं। हम नया जो प्रोजेक्ट आ रहा है, नया जो सिस्टम आ रहा है, उसको हम एक्सेप्ट करते हैं सर, ऐसा नहीं बोल रहे हैं कि हम उसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे, क्योंकि दुनिया को आगे बढ़ना है, क्योंकि अब टेक्नोलॉजी का दुनिया है। टेक्नोलॉजी को हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो हम वहीं के वहीं रह जाएंगे और आगे नहीं बढ़ पाएंगे। हम स्मार्ट मीटर प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट करते हैं, लेकिन मैं जब यहाँ विद्युत विभाग में 12 से 13 साल अपनी लाइफ को दे चुका हूँ, और मेरी शादी हो गई, सब कुछ है, लालन पालन यहीं से चलता है, लेकिन जैसे ही सेंट्रल गवर्नमेंट की जो योजना है वो आने वाली है, लगना चालू भी हो गया स्मार्ट मीटर, और हम 6000 मीटर रीडर हैं छत्तीसगढ़ में, वो पूर्ण रूप से बेरोजगार, क्योंकि ये प्रीपेड मीटर है सर, रीडिंग बिलिंग का काम बंद हो जाएगा। तो साहू जी, आप इस तरह बात कर सकते हैं कि भाई जैसे वन नेशन वन इलेक्शन है, इस तरह आप कह सकते हैं कि जो भर्ती की प्रक्रिया पूरे देश में, आप ये कह सकते हैं कि भाई जो भी कर्मचारी लगते हैं उनके लिए आपको ये मांग करनी चाहिए या बोलना चाहिए कि भाई उनके लिए अगर कोई भी कर्मचारी की कहीं आवश्यकता है और वो इतने साल से काम कर रहा है तो एक सी पॉलिसी लाए सरकार, क्योंकि अधिकांश जगह अभी भाजपा की सरकार है। तो ये भी हो सकता है कि सरकार कहे कि नहीं, हम एक पॉलिसी बना रहे हैं और मोदी जी ये घोषणा करें लाल किले से कि भाई जो लोग प्रक्रिया के तहत, ऐसा नहीं इधर उधर पीछे के दरवाजे से घुसे, वो नहीं, जो प्रक्रिया के तहत सिलेक्ट होके गए हैं, अगर वो 5 साल काम करते हैं तो एक पॉलिसी होना चाहिए कि एक देश एक नौकरी एक कानून। ये बात करो आप। अभी आप जो बात कर रहे हो ना, अपन मीटर की बात बाद में करेंगे, अभी हमारे पास जो है ना समय कम है, तो मैं चाहूँगा जो भी वक्ता है संक्षेप में अपनी बात कहें। जी बोले। नमस्ते, मेरा नाम अनु शुक्ला है और मैं NSY का उत्तर विधानसभा का अध्यक्ष हूँ। वन नेशन वन इलेक्शन, इनका जो ये नई सोच है, ये देश के लिए खतरा है। इसका कुछ रीज़न है। ये जो देश है, ये देश बना हुआ है बहुत सारे जोग्राफिकल रीजन से। कहीं पे ठंडी ज़्यादा है, कहीं पे गर्मी ज़्यादा है, कहीं पे बरसात ज़्यादा है, कहीं पे पहाड़ ज़्यादा है। उनके मुद्दे अलग अलग हैं, राज्यों के मुद्दे अलग हैं। कोई यहाँ पे एक आदमी ऐसा नहीं बैठा है जो मेरे को बता सके कि मुंबई का मुद्दा और रायपुर का मुद्दा एक है। मुंबई में पानी की समस्या है कि जो समुद्र का पानी आता है उसके लिए परेशानी है। रायपुर के मुद्दे अलग हैं, लेकिन इसमें जब लोकसभा का चुनाव और राज्यसभा का, विधानसभा का जो चुनाव है वो एक साथ होगा तो ये मुद्दे कैसे रखे जाएंगे, मुद्दे ज़मीन पे कैसे आएंगे। और एक जो बड़ी पार्टी है, 2-3 बड़ी बड़ी पार्टियां हैं देश में, जैसे कि कांग्रेस हो गई, भाजपा हो गई, आम आदमी पार्टी हो गई, उनके अलावा जो छोटी पार्टियां हैं उनको तो बड़ी पार्टी खा जाएंगी, उनको आने ही नहीं देंगी फ्रंट फुट में। क्योंकि एक देश में एक चुनाव होगा तो दूसरी पार्टियों को मौका ही नहीं मिलेगा कि वो राज्य में आने से पहले उनको सेंट्रल में घुसना पड़ेगा, और सेंट्रल में वो घुस नहीं सकते हैं, उनके पास तरीके नहीं है, सेंट्रल फेस नहीं है उनके पास, राज्यों के मुद्दे हैं। और दूसरी बात जो सैनिक साहब ने हमारे साथ कही थी सामने में, कि हमारे पास व्यवस्थाएं हैं, आर्मी फोर्सेस है, पुलिस बल है, टीचर्स हैं कि चुनाव करवाने के लिए। लेकिन मैं समझता हूं अभी जब चुनाव आने वाले हैं तो देखिएगा CRPF बाहर की आ रही है हमारे प्रदेश में, रेलवे स्टेशन भरा होगा CRPF से। जब हमारे देश की जो CRPF जो बॉर्डर में सुरक्षा हमको देने का काम है, वो चुनाव में आके हमारे यहाँ पे गली गली मोहल्ले में खड़ी होती है, वो जब वन नेशन वन इलेक्शन होगा तो पूरे देश की जो सुरक्षा है उसके ऊपर क्या होगा कि वो जो 4 महीने होंगे उसमें चाइना या पाकिस्तान की तरफ से अगर हमले का एक भी छोटा सा भी छोटा अगर कुछ हुआ तो ये देश संभाल नहीं पाएगा। तो वन नेशन जो वन इलेक्शन है वो देश के लिए खतरा है। ठीक है दोस्तों, आज हमने बहुत सारे मुद्दों पे बातचीत की और बहुत लाइव रहा, और सबसे अच्छी बात यह है कि अभी भी बहुत सारे लोग चाहते हैं कि हम कुछ कहें। तो किसी भी अच्छे डिबेट का मुझे लगता है कि ये अच्छा होता है कि उसमें लोगों के मन में इच्छा होती है। ये कार्यक्रम हमारा हर हफ्ते होता है, सब्जेक्ट बदलते हैं, तो अगले सप्ताह भी कोई एक नया विषय होगा और हम उस पर फिर बातचीत करेंगे। तो मैं चाहूँगा कि इसको आप विस्तारित करें ताकि लोग इस कार्यक्रम से और जुड़ें। आप सब आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।